डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन के सेकेंड यूनिट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टॉपिक नॉन फ्लो प्रोसेस के अंदर वर्क डन और हीट जो है सप्लाइड या रिजेक्टेड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उनका अध्ययन करेंगे। नॉन फ्लो प्रोसेस जो हैं या अप्रवाही प्रक्रम यानी जिसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है उनका फ्लो नहीं होगा, वह किसी बाउंड्री के अंदर जो है कंटेनर के अंदर फ्लो नहीं होंगे और उसके अंदर रहेंगे सिस्टम के अंदर। जब हम ऐसे सिस्टम को यदि हीट देते हैं या उससे हीट रिजेक्ट होती है बाहर की तरफ, तो हमें क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो कार्य यदि उस पर करते हैं या उससे कार्य मिलता है तो वह कितना होगा, उसका जो अध्ययन है उसकी गणनाएं जो हैं वो नॉन फ्लो प्रोसेस के अंदर की जाती है। इनमें विभिन्न प्रकार के प्रक्रम होते हैं, जैसे यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो स्थिर आयतन प्रक्रम है, स्थिर दाब प्रक्रम है, स्थिर जो है टेम्परेचर जो है स्थिर तापमान प्रक्रम है, उसके अंदर थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा, मुक्त प्रसरण होगा। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रक्रम हैं, उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट आज हम देखेंगे स्थिर आयतन प्रक्रम में किस तरीके से जो कार्य कैसे किया जाता है, कितना होता है, हीट सप्लाइड कितनी होगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा और एंथैल्पी में क्या चेंज होगा, उनका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन किया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उनकी जो अध्ययन किया था उनके बेसिस पे हमने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो जो उसमें परिवर्तन है वो हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन जो है उसके बराबर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। और आदर्श गैस के लिए हमने देखा था कि PV = mRT जो इक्वेशन है उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो अप्रवाही प्रक्रम या नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होते हैं, तो ऊष्मागतिकी में इन प्रक्रमों का विशेष महत्व है तथा जब भी ऊष्मा या कार्य का आदान प्रदान होता है, जब भी ऊष्मा या कार्य का आदान प्रदान होता है तो तंत्र किसी न किसी प्रक्रम से अवश्य गुजरता है। यदि हम हीट देंगे तो यदि बाउंड्री उसकी मूव हो रही है तो कुछ अलग प्रक्रम होगा, यदि बाउंड्री मूव नहीं हो रही है तो कुछ अलग प्रक्रम होगा। लेकिन हमने यदि हीट सप्लाइड की है तो कुछ ना कुछ तंत्र है उसके अंदर, किसी न किसी वो तंत्र जो है सिस्टम है वो किसी न किसी प्रक्रम से या प्रोसेस से गुजरता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आज स्थिर आयतन जो है प्रक्रम या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसका अन्य नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी स्थिर आयतन बोलें, कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस जो है एक ही बात है। इसके अंदर होगा क्या कि कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसा कि नाम से पता है कि जो आयतन है वह स्थिर रहेगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं वन स्टेट है, इस पर कोई वर्किंग फ्लूइड या जो भी गैस या लिक्विड पानी जो है एक कंटेनर के अंदर है, या एक गैस है जो कि एक पिस्टन सिलेंडर मान लो एक है उसके अंदर सिस्टम के अंदर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वन स्टेट से जो है टू स्टेट पे पहुंचता है। इस दौरान क्या होगा, V1 जो यहाँ पे देखेंगे अब जो कि x एक्सिस पे तो वैल्यू, और V2 वही x एक्सिस पे, क्योंकि यह एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि y एक्सिस के समांतर है। यहाँ पर जो x1 और x2 की वैल्यू सेम है जो कि यहाँ पर है वॉल्यूम, तो V1 यहाँ पर और ये V2 वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं और वो किसके बराबर हैं, वॉल्यूम V के। तो इस तरीके से एक ऊर्ध्वाधर जो लाइन होगी तो वो क्या होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें होगा क्या, तो जब हम वन स्टेट से टू स्टेट पे जाएंगे तो प्रेशर जो है वो P1 से P2 ये परिवर्तित होगा। तो प्रेशर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि हमने यदि किसी सिस्टम है उसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे गैस है, इसको हम यदि हीट देते हैं तो क्या होगा, जब हीट देंगे हम तो इसमें हमने ऊष्मा ऊर्जा जो है सप्लाई की है। और यदि ये पिस्टन मूव नहीं करे, इसकी जो परिसीमा बाउंड्री जो है सिस्टम की वह मूव नहीं करेगी, तो कंटेनर फिक्स है और पिस्टन भी हमने फिक्स कर दिया है किसी युक्ति से, तो यदि ये मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, आयतन तो परिवर्तित होगा नहीं, लेकिन हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके कारण प्रेशर जो है वो इसके अंदर सिलेंडर के अंदर इंक्रीज़ होगा, साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो किस तरीके से वो वैल्यूज़ उनकी फाइंड आउट होगी वो हम देखते हैं।
तो फर्स्ट हमने देखा इस प्रक्रम में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइसोकोरिक जो प्रोसेस है या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसके अंदर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल दाब में वृद्धि या कमी होती है। और यह तभी संभव है जब तंत्र की परिसीमा स्थिर हो, यानी कि यदि वॉल्यूम जो है हम स्थिर रहे, यदि हम हीट दे रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम स्थिर रहेगा। यदि हम वहाँ से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं बाहर तो प्रेशर ड्रॉप होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। तो इस तरीके से दोनों प्रोसेस संभव है। तो हम यहाँ कंडीशन क्या होगी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, मतलब फिक्स कोई वैल्यू है। तो मान लो जैसे 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है उसका पहले और बाद में भी उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब ही है, तो इस तरीके से कांस्टेंट है। गैस समीकरण से हम जानते हैं P1 V1 अपॉन T1, क्योंकि हम जानते हैं PV इक्वल्स होता है MRT। यदि मैं T को यहाँ भेज दूँ नीचे तो PV अपॉन T इक्वल्स टू MR। वॉल्यूम मास जो है वो कांस्टेंट है और R जो है गैस कांस्टेंट है। तो PV अपॉन T यह गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट होता है। अभी हमने प्रोसेस नहीं देखा है कि वॉल्यूम, उसके बाद में अप्लाई करेंगे उसे हम। तो क्या होगा कि पहली स्टेट के लिए देखोगे तो P1 V1 अपॉन T1। P1 पहला प्रेशर है, V1 वॉल्यूम यहाँ पर 1 स्टेट पे और T1 इस यहाँ का टेम्परेचर। बाद में ये परिवर्तित होकर P2 V2 और T2 हो गया है। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। चूँकि यहाँ पर कंडीशन है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा V2। तो ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, V1 और V2। तो बचेगा क्या, यहाँ पर लेफ्ट साइड बचेगा P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ये कंडीशन आ गई, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके लिए P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 होता है। तो यहाँ से हम जो भी अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर T2 निकालना है तो T2 को एक तरफ करिए, बाकी सबको एक तरफ भेजिए, तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा T1 इंटू P2 अपॉन P1। इस तरीके से हम जो भी वैल्यू इन 4 में से अननोन है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कंडीशन कहाँ से आई, हमने पहले आदर्श गैस समीकरण अप्लाई की और उसके बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन रख दी, तो वहाँ से इस तरीके से कंडीशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम जो है कार्य ऊष्मान के बारे में उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृत कार्य जो है किया गया कार्य। तो कार्य हम जानते हैं डेल्टा W इक्वल्स टू होता है PdV, जो डिस्प्लेसमेंट वर्क। ठीक है, चूँकि हमने देखा ही था इससे पहले कि पिस्टन को हमने मूव ही नहीं किया है, वो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, तो हम पता है कार्य 0 होगा। इसे हम मैथमेटिकली देख लेते हैं कि डेल्टा W जो है इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 PdV। चूँकि dV यहाँ पर है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना है 0, वॉल्यूम में कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है। V1 इक्वल्स टू V2 है, तो dV क्या होता है V2 माइनस V1। चूँकि वॉल्यूम में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है तो dV जो डिफरेंस जो है वॉल्यूम का, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो कुछ हुआ ही नहीं है 0, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो निकल जाएगा डेल्टा W इक्वल्स टू 0। तो यहाँ की कोई कार्य में डिस्प्लेसमेंट वर्क जो है वो आउटपुट नहीं मिलेगा। हमने इसमें हीट कितनी दी है, ऊष्मा प्रदत्त, तो हम जानते हैं डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MCV dt, जो है मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है इनटू dt। MCV dt जो है MC dt होता है डेल्टा Q, तो MCV dt। तो डेल्टा Q इंटीग्रेशन टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MCV इंटीग्रेशन, क्योंकि MCV कांस्टेंट है बाहर आगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 1 से 2, और 1 से 2 में टेम्परेचर चेंज क्या हुआ T2 माइनस T1, यदि रखेंगे सीमा है समाकलन की तो हीट जो सप्लाइड आ जाएगा MCV T2 माइनस T1। तो हमने इस तरीके से MCV T2 माइनस T1 हीट सप्लाई की, उससे क्या होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन कार्य हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी उसको हम यहाँ देखते हैं। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, तो प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जो है du इज इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, यानी कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू du प्लस डेल्टा W। जितना हम ऊष्मा देंगे उससे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा, लेकिन चूँकि यहाँ वर्क हुआ ही नहीं है तो जितनी हम ऊष्मा देंगे वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट होगी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं U2 माइनस U1 आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो Q 1 से 2
Q देखो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा को हम लिख रहे हैं U2 माइनस U1, जबकि इसको Q2 माइनस Q1 नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि यह कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है यह, ठीक है ना, पॉइंट फंक्शन नहीं है, इसलिए हमें यह पथ पे निर्भर करेगा, लास्ट और फाइनल जो है इनिशियल स्टेट पे नहीं, इसीलिए इसे हमें हमेशा ऐसे लिखना होगा Q1 से 2, W भी 1 से 2, दोनों पाथ फंक्शन है। तो MCV T2 माइनस T1 वैल्यू रख दी जो यहाँ से आई, जो यहाँ से ये वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, और W1 से 2 0 है ही, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, यही सेम वापस MCV T2 माइनस T1। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दी गई ऊष्मा बराबर होगी किसके अंदर, आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर प्रदत्त ऊष्मा इक्वल्स टू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, और कार्य कितना होगा, 0। लास्ट हम देखते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन। तो एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा, तो हम जानते हैं एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, MCP dt, ये था MCV dt, ये क्या होगा MCP dt। तो DH परिवर्तन, तो ये पॉइंट फंक्शन है, इसलिए H2 माइनस H1 इक्वल्स टू MCP, और DT टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, टेम्परेचर बढ़ के T2 हो गया है, इसलिए T2 माइनस T1। तो इस तरीके से ये जो चारों चीज़ें हैं, किया गया कार्य जो, या सॉरी उससे आउटपुट जो मिला हमें कार्य, और दी गई जो ऊष्मा है, अपकृत कार्य इसलिए बोलेंगे कि ये वैल्यू यदि कार्य आउटपुट मिलेगा तो ये हमें पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा मतलब हमें कार्य देना होगा। सिमिलरली ऊष्मा यदि हमने दी है तो ये पॉजिटिव हो जाए, उससे निकलेगी तो हमें उससे नेगेटिव लेना होगा। तो इस तरीके से आंतरिक ऊर्जा में जो है परिवर्तन जो है U और एंथैल्पी में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और ये चीज़ें हमने किसके लिए फाइंड आउट की है, स्थिर आयतन प्रक्रम, किसके अंदर, स्थिर आयतन प्रक्रम के अंदर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस। और उसका एक ग्राफ जो है ये इस तरीके से याद रखना है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन ये 1 से 2 जो है ये होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर इसी तरीके से हम अगली कक्षाओं में जो अलग अलग स्थिर दाब प्रक्रम और स्थिर तापमान जो प्रक्रम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।